अध्याय 2 भाग 1 खनिज एवं धातु, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में विषय वस्तु अधिक थी इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, जिससे कि 2 वीडियो इसके अपलोड किए जाएंगे। उसका भाग 1 आज प्रस्तुत किया जा रहा है। खनिज के संबंध में सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। खनिज क्या होते हैं? सामान्यतः खनिज संसाधन का अर्थ पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित उन पदार्थों से है जो कि खोद कर निकाले जाते हैं तथा मानव उपभोग में आते हैं, अर्थात मानव उनका उपयोग करता है। शब्दकोश में खनिज की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि खनिज अजैविक प्रक्रियाओं से निर्मित रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अयस्क। उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्क को खनन करके बाहर लाया जाता है। अयस्क में तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए जिससे उनका शुद्धिकरण कम समय तथा कम लागत में किया जा सके। इसीलिए कहा जाता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि सभी खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण करना संभव नहीं होता है। अब इसमें शुद्धिकरण के लिए ये कहा गया कि कम समय तथा कम लागत में ऐसे खनिजों का ही हमें निष्कर्षण करना चाहिए जिनमें कम समय भी लगता हो और कम लागत भी लगती हो। अब इसके बाद देखते हैं कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। अयस्क मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्साइड अयस्क, दूसरा कार्बोनेट अयस्क, तीसरा सल्फाइड अयस्क और चौथा हाइलाइड अयस्क, हैलाइड जिसको कहते हैं। अब देखते हैं कि ऑक्साइड अयस्क के अंतर्गत कौन कौन से धातुएं आती हैं, उनके बारे में समझते हैं कि ऑक्साइड अयस्क जो बनाते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें एल्युमिनियम के बारे में देखते हैं। एल्युमिनियम जिसका संकेत आप लोग जानते ही होंगे Al, इसका जो ऑक्साइड होता है उसे बॉक्साइट कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र भी जान लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में। बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का बनता है उसको कहते हैं Al2O3.2H2O। इसी तरह तांबा का ऑक्साइड जो बनता है उसे क्यूपराइट्स कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है Cu2O। लोहे का जो ऑक्साइड होता है उसे हेमेटाइट कहते हैं। इसका सूत्र है Fe2O3। इसी तरह से टिन का जो ऑक्साइड है वो कैसेटीराइट्स कहलाता है और इसका रासायनिक संकेत होता है SnO2 या रासायनिक सूत्र होता है SnO2। नंबर 2 आते हैं कार्बोनेट अयस्क। अभी तक देखा था ऑक्साइड अयस्क, अब नंबर 2 में आते हैं दूसरे प्रकार का जो होता है कार्बोनेट अयस्क। इसमें आते हैं कैल्शियम, जस्ता और लोहा। कैल्शियम का जो अयस्क होता है उसे कहते हैं चूना पत्थर। इसका रासायनिक सूत्र सभी लोग जानते होंगे, CaCO3 होता है। नंबर 2 आता है जस्ता, जिंक, Zn। इसका अयस्क कैलामाइन कहलाता है। जिंक कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र है। लोहा, इसको साइडराइट कहते हैं, जो इसका अयस्क है साइडराइट कहलाता है और इसका रासायनिक सूत्र है FeCO3। इसके बाद आता है सल्फाइड अयस्क। इसके अंतर्गत जो आते हैं उनमें जस्ता, तांबा, लेड, पारा। जस्ता माने जिंक, वही अभी देखा था। इसका संकेत, इसका जो अयस्क होता है सल्फाइड अयस्क वो जिंक ब्लेंड कहलाता है, Zns। तांबा का कॉपर ग्लैंस कहलाता है, Cu2S। लेड, इसका गैलेना कहलाता है, Pbs। और 4 नंबर जो होता है वो पारा, Hg। इसका सिन्नावर कहलाता है ये, Hgs। इसी तरह से फिर आते हैं हैलाइड अयस्क।
इसके अंतर्गत सोडियम, फ्लोराइड, चांदी, इस तरह से इसके भी देखते हैं कि फ्लोराइड, सोडियम का जो अयस्क है, हैलाइड अयस्क, उसको सेंधा नमक कहते हैं, NaCl। फ्लोराइड को फ्लूओर सर्पर, CaF2। चांदी, इसको हार्न चांदी, या इसका जो रासायनिक सूत्र होता है उसे AgCl कहते हैं, AgCl। इस तरह से आपने ये देखा कि अयस्क जो पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उनमें से कितने प्रकार के अयस्क और किस किस प्रकार के अयस्कों के अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं होती हैं, उसका अध्ययन किया। अब देखते हैं कि खनिजों के प्रकार। मुख्य रूप से खनिजों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज या ईंधन खनिज, नंबर 3 है ईंधन खनिज। अधात्विक खनिज पहला हो गया, दूसरा हो गया और हुआ तीसरा ईंधन खनिज। अब देखते हैं सबसे पहले धात्विक खनिज क्या होते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भूगर्भ से निकाले जाने वाले धात्विक खनिजों में अशुद्धियाँ मिली होती हैं। जब भी हम भूगर्भ से इन अयस्कों को निकालते हैं तो उनमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी आदि ये मिली हुई होती हैं। अतः इनके प्रयोग से पूर्व उनको शुद्ध रूप में लाने के लिए भट्टी में गलाकर शुद्ध किया जाता है। इनको शुद्ध करने पर इनमें विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख धात्विक खनिज जो होते हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ये सभी धात्विक खनिज के उदाहरण हैं। इसी तरह से अब आता है अधात्विक खनिज। सामान्यतः अधातु खनिजों को भूगर्भ या खदानों से प्राप्त करने के बाद सीधा उपयोग किया जा सकता है। इसमें अधिक शोधन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः अधातु खनिजों को शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है वो सामान्य या नगण्य रूप में होती है। अधात्विक खनिज की श्रेणी में अभ्रक, गंधक, चूना पत्थर, नमक, बॉक्साइट, कार्बन, इस तरह से ये जितने इसके उदाहरण हैं अधात्विक खनिज के, वो आपने समझ लिए। इसी तरह से और भी हैं अधात्विक खनिज जिनको कि हम सीधा प्रयोग कर सकते हैं। उनमें शुद्धता की या शोधन करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब तीसरे नंबर का जो आया था ईंधन खनिज, या इसको ऊर्जीय खनिज भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर से कुछ ऐसे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग रसोई से लेकर के यातायात के साधनों तक होता है, माने बहुत जगह इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से अगर देखा जाए कि ईंधन खनिज, जो ईंधन से संबंधित खनिज हैं वो हैं पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, कोयला आदि। खनिज तेल का शुद्धिकरण करके, अब जिस तरह से हमें ये भूगर्भ के अंदर प्राप्त होते हैं उनका शुद्धिकरण किया जाता है और इनको विभिन्न प्रकार के ईंधनों में परिवर्तित करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। इनको अलग अलग प्राप्त किया जाता है और इनका प्रयोग भी विभिन्न कार्यों में अलग अलग किया जाता है। अब देखते हैं कि अपने भारतवर्ष के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि भारतवर्ष में कौन सा खनिज अयस्क यहाँ अधिक पाया जाता है, कौन सा अपने आत्मनिर्भरता भर के लिए पाया जाता है और कौन सा कम है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो आवश्यकता से अधिक अपने भारत में पाए जाते हैं उनमें अभ्रक, बॉक्साइट, बेरिलियम, सिलिकॉन पत्थर, जिप्सम, बलुआ पत्थर, कोरंडम आदि। नंबर 2 इसमें देखते हैं भारत में जिनके उत्पादन में आत्मनिर्भरता है। ऐसे कौन कौन से हैं अयस्क जिसमें भारत आत्मनिर्भर है? बलुआ पत्थर, स्लेट, कोयला, क्रोमाइट, चूने का पत्थर, एंटीमनी, डोलामाइट, फिटकरी, फास्फेट, तांबा, संगमरमर आदि। इस तरह से ये आत्मनिर्भर पाए जाने वाले, जिसमें अपनी आत्मनिर्भरता आज भी है, वो इतने प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। इसके बाद में 3 नंबर के जो खनिज हैं जिनकी आवश्यकता से कम यहाँ पर उपलब्धता है,
वो है पेट्रोलियम, सोना, चांदी, सीसा, टंगस्टन, पारा, प्लेटिनम, पोटास, गंधक आदि। इनमें देखते हैं कि सोना सबसे ज़्यादा, अगर सोने की खाने या खदानें जिनको कहते हैं, वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं और ये काफ़ी महंगा खनिज होता है, जबकि प्लेटिनम को सबसे महंगा खनिज माना जाता है। सोना तो महंगाई के आधार पर है ही, लेकिन प्लेटिनम को सबसे अधिक महंगा माना जाता है। अब देखते हैं कि इन खनिजों की उपयोगिता क्या है हमारे यहाँ या पूरे विश्व में। क्यों खनिजों पर विशेष जोर दिया जाता है कि जो देश जिसमें खनिज सबसे ज़्यादा होंगे वो देश को महत्व या उस देश को महत्व क्यों अधिक मिलता है। तो समझते हैं सबसे पहले खनिजों की उपयोगिता। खनिज संसाधन किसी देश के आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास के आधार पर होते हैं। मुख्य आधार होता है उनका, उनके आर्थिक विकास के लिए और औद्योगिक विकास के लिए। खनिज संसाधनों के महत्व को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। इनको देखते हैं। पहला आधार क्या है उपयोगिता का? आर्थिक विकास का आधार। इसके बारे में समझते हैं। जो देश खनिज पदार्थों के दृष्टिकोण से जितना अधिक संपन्न होगा, इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना ही अधिक होगा। तेल उत्पादक देशों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान है। जिन देशों में ये प्राकृतिक तेल जो पाए जाते हैं, जिनमें पेट्रोलियम की बात मुख्य रूप से की गई थी, डीजल, पेट्रोल, इस तरह से जिस देश में ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान होता है। और विश्व की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल की स्थिति के पीछे भी इन्हीं देशों की भूमिका रहती है। भारत द्वारा भी कुछ खनिज पदार्थों का निर्यात किया जाता है, जिससे निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा का अपने यहाँ भंडार बढ़ता है और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि प्राकृतिक गैस एवं खनिज तेलों का आयात भी अत्यधिक मात्रा में करना पड़ता है, जिससे दूसरे देशों को हमें भुगतान करना पड़ता है या उनको मुद्रा देनी पड़ती है। फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आयात किए जाने वाले खनिजों पर निर्भरता हमें कम करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से वैकल्पिक साधनों के प्रयोग एवं उसकी उपलब्धता पर गंभीरतापूर्वक नीतियां भी बनानी पड़ेंगी। अब देखते हैं नंबर 2, औद्योगिक विकास का आधार क्या है, जिसमें उसकी खनिजों की उपयोगिता होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी खनिजों का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जैसे तेल शोधक कारखानों में खनिज तेल से सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एवं कैरोसिन आदि को अलग अलग कर इनको प्राप्त किया जाता है। और इस प्रकार अनेक उद्योग ऐसे हैं जिनका विकास, उत्पादन इस खनिज पदार्थों के ऊपर ही निर्भर करता है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, इसमें रोजगार में वृद्धि कि खनिजों से हमें या खनिज संसाधन जिस जगह पर होते हैं उस देश में रोजगार की वृद्धि किस प्रकार से होती है। तो देखते हैं, पहली प्रथम अवस्था में खनिज संसाधनों के खनन में मानवीय शक्ति एवं श्रम की आवश्यकता होती है। इसका मतलब जब उनका खनन किया जाता है, भूगर्भ से जब उन्हें निकाला जाता है, तो निश्चित रूप से मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमें रोजगार प्राप्त होता है। और दूसरी अवस्था में उनके शोधन कारखानों में, उनके विक्रय एवं प्रयोग में मानवीय श्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका मतलब जब वो खनन किया जाएगा तो शोधन कारखानों में उसका शुद्धिकरण होगा, वहाँ भी मानवों की आवश्यकता पड़ेगी, उनके विक्रय के लिए पड़ेगी और प्रयोग के लिए भी पड़ेगी। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो प्रत्येक स्तर पर रोजगार की उपलब्धता में खनिज संसाधनों का विशेष योगदान होता है। नंबर 4 आता है अब मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ये खनिज संसाधन जो होते हैं उनमें मानवीय स्तर पर
किस तरह से इनकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं ये, तो सभी लोग जानते हैं, हम भी लोग भी जानते हैं, आवास के लिए लोहा, सीमेंट, मोरंग, बालू आदि जब भी हम आवास बनवाते हैं तो इनमें से इस तरह की ये पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है, इन खनिजों की आवश्यकता होती है जिनको खनन के माध्यम से निकाला जाता है या इनको कारखानों में फिर इसके बाद बनाया जाता है। इसी तरह से फिर आता है आभूषणों के लिए, जो आभूषण तैयार होते हैं उनमें सोना, चांदी इनका प्रयोग किया जाता है, ये भी खनन के द्वारा निकाले जाते हैं। तथा खिलौने के लिए लोहा, प्लास्टिक आदि इस तरह से कार्यों में जो प्रयोग किए जाते हैं उनमें खनिज संसाधनों की हमें विशेष आवश्यकता होती है। अब मानव शरीर के लिए देखते हैं, अगर मानव शरीर में भी क्या क्या पाया जाता है। मानव शरीर में स्वास्थ्य के लिए भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम आदि की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में भी देखा होगा आपने, कहते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, अर्थात उस हीमोग्लोबिन में हमें क्या मिलता है, आयरन। तो आयरन की कमी के कारण अर्थात लोहे की कमी के कारण, लौह तत्व की कमी के कारण हीमोग्लोबिन में कमी को माना जाता है। अब देखते हैं कि ये जो खनन इतना अधिक होता है इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव क्या क्या होता है। तो नंबर 1 इसको देखते हैं, पर्यावरण पर प्रभाव। जनसंख्या अधिक होने के कारण मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती हैं, फलस्वरूप अधिक खनिज पदार्थ भूगर्भ से निकाले जाते हैं। अधिक खनिज पदार्थों के अधिक दोहन से पर्यावरण में एक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः अधिक खनन पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, इस पर तत्काल रोक भी लगानी चाहिए। नंबर 2 आता है कि इसका वानिकी पर प्रभाव क्या होता है, जंगलों पर इनका क्या प्रभाव, पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है खनन से। वानिकी से तात्पर्य वन संपदा अर्थात हरे पेड़ पौधों से है। अधिक खनन से पेड़ पौधों का कटान बढ़ गया, जिससे उनकी वृद्धि में अवरोध उत्पन्न हुआ। कुछ वनस्पतियां खनन वाले क्षेत्रों में समाप्त होने लगती हैं, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ने लगता है। जिस क्षेत्र में खनन होता है अर्थात वहाँ पर इनका पेड़ पौधों का कटान भी हो जाता है और स्थान रिक्त करने के लिए वहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति शेष नहीं रह जाती है। तो उनमें से कुछ वनस्पतियों का तो हमेशा के लिए समाप्ति होने लगती है। अब देखते हैं जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ खनिज पदार्थों का खनन अधिक गहराई में जाकर के करना पड़ता है। जैसे एक इसको उदाहरण के रूप में समझते हैं कि अधिक गहराई से कैसे। दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानों में जब इसका सोना वहाँ से निकाला जाता है, उसका खनन किया जाता है, तो अधिक जल निकासी होती है, जिसके कारण वहाँ का जल स्तर नीचे चला जाता है। इसका मतलब बहुत गहराई पर जाकर के सोना जो खनिज है वो हमें प्राप्त होता है। अधिक खुदाई होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पानी निकलेगा, उस पानी को भी हमें निकालना पड़ेगा, और जब वहाँ पानी नहीं बचेगा तो निश्चित रूप से वहाँ का जल स्तर नीचे चला जाएगा। अतः जल स्तर का नीचे जाना तथा जल स्रोतों का सूखना दोनों ही खनिज पदार्थों के अत्यधिक खनन से पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब वहाँ पर या तो सूखा आना प्रारंभ हो जाएगा या जल स्रोत सूखने लगेंगे। जब जल स्रोत सूखने लगेंगे तो निश्चित रूप से उसका पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अब इसी तरह से देखते हैं नंबर 4, पारिस्थितिकी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो खनिज पदार्थों के अधिक खनन से जैविक तथा अजैविक घटकों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है। इस पारिस्थितिकी का मतलब इससे पूर्व में हम बता ही चुके हैं, जिनमें जैविक एवं अजैविक घटक पाए जाते हैं और अपघटक भी होते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों पर खनन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से इसका प्रभाव पड़ता है और इसका पारिस्थितिकी का असंतुलन जो है बन जाता है।
अब देखते हैं नंबर 5, भूकंप। भूकंप क्यों आते हैं, इसका संबंध खनिज पदार्थों के खनन से क्या है, इसको भी समझते हैं। भूगर्भ में होने वाली प्रत्येक गतिविधि का प्रभाव पृथ्वी पर अनिवार्य रूप से पड़ता है। खनिज पदार्थों के भूगर्भ से बाहर निकालने पर वहाँ खाली स्थान पड़ जाता है तथा उस जगह से जल निकास भी होता है एवं खानों में कई जगह जल भराव की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यही सभी कारण भूकंप की संभावना को बल देते हैं। खाली स्थान हो जाएगा तो या तो वहाँ पर जल भराव हो जाएगा या वहाँ से पानी निकाला जाएगा, जिससे कि बहुत बड़े गड्ढे वहाँ हो जाएंगे और ये एक असंतुलन की स्थिति आएगी। तो ये जो गतिविधि होगी उस गतिविधि का असर भूगर्भ में जरूर पड़ता है, जिससे कि भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। अब लास्ट है इसका कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से जहाँ खनिज होगा, खनिज का खनन होगा, वहाँ पर कृषि कार्यों में निश्चित कमी आएगी। क्यों, इसको समझते हैं। खनिज पदार्थों के अधिक खनन से भूमिगत जल स्तर कम होता है। सबसे प्रमुख बात यह है कि जो भूमिगत जल स्तर है वो वहाँ कम हो जाएगा और प्राकृतिक जल स्रोत वो सूखने लगते हैं या सूख जाते हैं और जैव विविधता में कमी आती है। इस प्रत्यक्ष प्रभाव को हम देखते हैं कि इसका जो प्रत्यक्ष प्रभाव है वो कृषि पर पड़ता है। जल स्रोत नहीं होंगे तो वहाँ पानी उनकी सिंचाई के लिए इतना उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इस तरह से कृषि वहाँ करना संभव कम होने लगता है। अब देखते हैं कि जब इतनी खनिज इसको खनन से इसके इतने दुष्प्रभाव हैं तो इनका हम समाधान या इनमें से देखते हैं कि समस्याएं क्या क्या हैं खनन में और उनसे खनन के पश्चात। तो खनिज वितरण की जो सबसे प्रमुख समस्या है इसको देखते हैं कि खनिज वितरण की क्या समस्या है। इसमें भी अगर देखेंगे तो नंबर 1 है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज। अब हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि खनिज कहाँ कहाँ पर किस किस तरह के स्थानों पर मिलते हैं। तो पहले तो इस पर विचार कर लिया जाए, इसके बाद इसके वितरण पर विचार किया जाएगा। तो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज, इसमें खनिज दरारों, जोड़ों और वृक्षों तथा भ्रंशों में मिलते हैं। वृक्ष किस तरह से, वृक्ष कई जिस समय कभी भूकंप आता है या किस तरह से कहीं बाढ़ आती है तो वृक्ष कई बार दब जाते हैं और दबे हुए उसमें वर्षों तक दबे रहते हैं और वहाँ तापमान अधिक होने के कारण उसमें फिर परिवर्तन होने लगता है या वो जल जाते हैं। जैसे कोयला जो निकाला जाता है वहाँ भी इसी तरह को इसको समझ सकते हैं कि इनसे कोयला प्राप्त होता है। अब इनमें देखते हैं मुख्य धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। धात्विक खनिज हैं यहाँ जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि। ये आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। इस तरह से दूसरा है अपघटनीय चट्टानों में खनिज। इस तरह की अपघटनीय चट्टानों में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं इनको भी समझते हैं। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात, अपरदन समझते होंगे, क्षरण, इसके पश्चात अयस्क वाली चट्टानें रह जाती हैं। जब इनके चट्टान जिस तरह की जो अपघटनीय चट्टानें होती हैं तो इसका मतलब वहाँ पर जो घुलनशील तत्व हैं उनका क्षरण होने लगता है और केवल क्षरण के पश्चात वहाँ पर अयस्क वाली चट्टानें हमें मिल जाती हैं या रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है या इसी अपघटनीय चट्टानों में ही बॉक्साइट प्राप्त होते हैं। अगला है अवसादी चट्टानों में खनिज। अब देखते हैं अवसादी चट्टानों में किस तरह के खनिज पाए जाते हैं और इनका निर्माण। इनका निर्माण परतों में निक्षेपण, संचयन तथा जमाव का परिणाम है। जैसे कोयला, कुछ लौह अयस्क, जिप्सम, पोटास, नमक तथा सोडियम आदि। अब इसके बाद लास्ट इसका देखते हैं महासागरीय जल में खनिज।
महासागर के जल में खनिज कैसे पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं? तो आपने देखा होगा सामान्य नमक, वो हमें समुद्र से ही प्राप्त होता है। मैग्नीशियम, ब्रोमीन आदि ज़्यादातर समुद्र जल से ही मिलते हैं। नमक को 2-3 भागों में जैसे बांटा गया है और उसका कुछ लोग शुद्धिकरण करके उनका फैक्ट्रियां निर्माण करती हैं, लेकिन मुख्य रूप से नमक वहीं से प्राप्त होता है, उसी का शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण के पश्चात ही हमको मिल पाता है। जो सीधा नमक होता है, जिसको सेंधा नमक भी कह देते हैं कई बार, और कई बार व्रत वाला नमक जो उसको होता है उसको भी कह देते हैं। तो इस तरह के जो नमक प्राप्त होते हैं वो सीधा समुद्र फेन नमक, इस तरह से नमक हमें समुद्रों से ही प्राप्त होता है, अन्य धातुएं भी प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं कि इनमें समस्या क्या है। अभी तक तो हमने ये समझा कि हाँ, ये जो खनिज हैं वो कहाँ कहाँ पर, किस तरह की चट्टानों में और कहाँ पाए जाते हैं। अब इनकी समस्या क्या है, उनके खनन की या उनके भंडार की। तो हमने देखा होगा या आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, पढ़ा होगा कि प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, अभ्रक एवं अन्य धातु तथा अधातु खनिज के भंडार हैं। भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी क्षेत्रों में खनिज जैसे गुजरात और असम की तलहटी में तेल के निक्षेप पाए जाते हैं, या तेल निक्षेप माने तेल के वहाँ पर भंडार पाया जाता है। तीसरा है प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक लौह खनिज पाए जाते हैं। चौथा है उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान, जहाँ गंगा का जो किनारा कहा जाता है वहाँ पर जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। अतः हम कह सकते हैं कि खनिज प्रत्येक देश या क्षेत्र में समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे तो वहाँ खनिज में सोना अति महत्वपूर्ण है, वो मिलता है। अरब कंट्रीज़ में देखेंगे, इराक में, तो यहाँ प्राकृतिक तेल जितना है, डीजल तेल, पेट्रोल सब वहीं से आता है। इस तरह से अमेरिका में भी लगभग पूरे विश्व का जो खनिज है उसमें अमेरिका में भी 30% के लगभग खनिज वहाँ पर पाया जाता है, जबकि जापान में इसकी उपलब्धता बहुत कम है। इस तरह से जो खनिजों का भंडार है पृथ्वी के अंदर, वो प्रत्येक जगह समान नहीं है, जिससे कि उसका जो आयात करने में या निर्यात करने में उसकी कीमत बढ़ जाती है और उसका हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है। अगर ये सभी क्षेत्रों में इसका वितरण भूगर्भ के अंदर बराबर होता तो सब जगह के लोगों को उसका लाभ मिलता। नंबर 2 आता है खनिज अनुसंधान का अभाव। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से अगर हम देखें तो आज़ादी के पहले जो अपने यहाँ अनुसंधान हुआ करते थे खनिज के संबंध में, खोज कि कहाँ कहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, वो काफ़ी कम था। धीरे धीरे उस पर विकास होता चला गया, उस पर खोजें होती चली गई, तो काफ़ी हद तक अनुसंधान का हुआ, लेकिन फिर भी अभी इसमें कुछ कार्य करना अभी बाकी है। तो खनिज पदार्थों की खोज संबंधी जो शोध कार्यों हैं उनका अभाव है, क्योंकि भूगर्भ में छिपे हुए खनिज पदार्थों की खोज करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः शोध कार्यों में पर्याप्त गति देना जरूरी है। अगर हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे खनिज इस जगह पर हैं, तभी हम उसमें खनन की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम जो है वो शोध कार्यों पर है कि इसका शोध होना चाहिए कि किस स्थान पर खनिज हैं और किस स्थान पर नहीं है। नंबर 3 आता है खनिज तकनीकी के अभाव। निर्धन एवं विकसित देशों में खनन प्रक्रिया में प्राचीन विधियों एवं तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है कि इसके उत्पादन पर जो उनका उत्पादन का स्तर होता है वो गिर जाता है। अतः हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो उच्च तकनीकी वर्तमान में उपलब्ध हो तो उसकी उपलब्धता अपने देश में भी हो और उसका प्रयोग बढ़ाना निश्चित आवश्यक है। और इस संबंध में उच्च तकनीक का विकास स्वदेश में ही हो, ऐसा विचार करते हुए हमें कार्य करना चाहिए और सरकार को इसके लिए नीतियां भी बनानी चाहिए।
अब नंबर 4 आता है खनिजों का अपव्यय। इसकी बर्बादी कैसे होती है, या बर्बादी कहें या इसकी उपलब्धता में कमी कहें, या उसका ज्ञान ना हो पाने के कारण वहीं वो अपने स्थान पर दबा रह जाता है। जब जानकारी नहीं होगी कि किस जगह खनिज है तो वो वैसे कि वैसा ही भंडार जो है वो भूगर्भ के अंदर बना रहेगा और हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो खनिजों का अपव्यय, इसके संबंध में शोध कार्यों में कमी तथा उच्च तकनीकी के अभाव में खनिजों का एक विशेष भंडार, माने एक विशाल भंडार भी इसको कह सकते हैं, भूगर्भ के अंदर दबा रह जाता है। इसकी कोई जानकारी न होने के कारण उसका उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। अब नंबर 5 देखते हैं, अंतिम इसका है समस्या, जो वास्तव में सबसे बड़ी समस्या है, सीमित भंडार। निश्चित रूप से पृथ्वी का निर्माण जब भी हुआ होगा तो उसके अंदर जितने खनिज होंगे वो एक सीमित मात्रा में होंगे। खनिजों के भंडार सीमित मात्रा में हैं, ये सभी लोग इसको महसूस करते होंगे, जबकि जनसंख्या अधिक होने के कारण मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और अत्यधिक खनन से खनिज भंडार समाप्त हो सकता है। जब मांग अधिक बढ़ेगी तो खनन भी निश्चित रूप से अधिक होगा और अधिक खनन जो होगा तो यह किसी भी समय उसका भंडार जो है वो समाप्त होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। अतः सरकार को अन्य विकल्पों पर विचार करके ठोस नीतियां बनानी चाहिए और पर्यावरण को जो इससे नुकसान प्राप्त होता है उस नुकसान को बचाने के लिए या सीमित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की नीतियां ये बना करके उनका पालन करवाना चाहिए और अत्यधिक जो खनन होता है उस पर तत्काल रोक लगानी चाहिए, अन्यथा विभिन्न प्रकार की त्रासदियों का सामना हमें करना पड़ेगा। इस तरह से आज खनिज एवं धातु का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया है, लेकिन केवल इसमें खनिज के संबंध में ही चर्चा हुई है और इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें धातु व धातु इनके बारे में इसको बताया जाएगा। इसलिए भाग 2 जल्दी ही इसको प्रस्तुत किया जाएगा ताकि आप उसका भी अध्ययन कर सकें। बस हमारा अनुरोध केवल आपसे यही है कि वीडियो को सभी लोग देखें और इसको बार बार देखें, क्योंकि ये सभी के अध्ययन के लिए आवश्यक है। चाहे आप DLED में परीक्षा दे रहे हों, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अध्ययन कर रहे हों, इसलिए आप इसको बार बार देखें और सभी लोग देखें। इसके बाद इसी के साथ एक अपील और आज करना चाहते हैं कोरोना के संबंध में। आप लोगों ने जैसे महसूस किया होगा, मैंने भी महसूस किया है कि अब सभी लोग कोरोना से भयमुक्त वातावरण में जीने की कला सीख गए हैं कि किस तरह से हमें भयमुक्त होकर के और सावधानियों को अपनाते हुए मास्क, सैनिटाइज़र और भौगोलिक दूरी को बनाए रखते हुए हमें कैसे अपना जीवन यापन करना है, उस पर ज़रूर सभी लोग अमल कर रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। कुछ लोग ज़रूर इस तरह की बातें किया करते कि हमें कोरोना से कुछ भी नहीं हो सकता है, तो कृपया कोई गलतफहमी में न रहें। किसी भी समय किसी को भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कोरोना के संबंध में जितने बचाव से संबंधित निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उन सब का हमें पालन करना चाहिए। धन्यवाद।